also fine. Now we are started breast cancer awareness section in my office. Thank you so much. It is not for the male, it is for everyone. वो हर एक के लिए बहुत important रोल प्ले करती है. ना उसे मर्द बनना होता है वहाँ मर्द बनती है, ना उसे औरत बनना होता है वहाँ औरत बनती है. जब तक उसकी सेहत ठीक नहीं होगी, जब तक वो खुद मेंटली ठीक नहीं होगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएगी और आगे लोगों को साथ अपने नहीं लेके चल सकती. ये सेशन पहले शुरू है. सही है. लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे. हमने वहाँ से मौजूद किया डॉक्टर नायला को और वो हमारे साथ मौजूद है और आप लोगों को रिलेटेड टू द टॉपिक दैट इज ब्रेस्ट कैंसर, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी अहमियत के बारे में बताने के लिए हमने यहाँ बुलाया है. Assalamualaikum everyone. When I was asked to come to Toyota for a presentation, I was thinking I will be there for a oil change or service. I don't see too many women there. Yes. इतनी औरतें नजर नहीं आती. तो मैं बहुत हैरान हुई कि इतने सारे लोग हैं. And I must salute the person who got the idea of took the initiative to do this program. बहुत अच्छी एक वो है, थॉट है और करना चाहिए. और मैं तो समझती हूँ, मैं समझती शायद मर्द हजरात बहुत सारे बैठे होंगे क्योंकि यहाँ पर तो मैंने ज़्यादा मर्दों को देखा था मुझे, तो इसलिए मेरे लिए एक सरप्राइज, प्लेजेंट सरप्राइज. थैंक यू सो मच. तो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हम लोग बात करेंगे. इससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आप लोगों में से कितने लोगों ने अपनी फैमिली या फ्रेंड्स में ब्रेस्ट कैंसर देखा है. तो ये वो बीमारी है जो आज से मैं कहूँगी 25-30 साल पहले कभी शाज़ो नादिर सुन लिया करते थे, लेकिन अब हम इसको बहुत कॉमनली सुनते हैं. और उसकी वजह शायद ये एक ठीक है, शायद इंसिडेंस भी बढ़ा है क्योंकि जो वर्ल्ड फिगर्स हैं हम देखते हैं तो साउथ एशिया में, पाकिस्तान में इसका इंसिडेंस बाकी ममालिक के मुकाबले में निस्बतन ज़्यादा है. और दूसरी वजह है अवेयरनेस. लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चलता जा रहा है बीमारी के बारे में. आज से 20 साल पहले जब मैं पाकिस्तान मूव करके पाकिस्तान आई थी अमेरिका से, तो ज़्यादातर ख़वातीन मेरे पास ब्रेस्ट कैंसर की जो आती थी वो इतने बड़े बड़े पहाड़ लेके आती थी, बड़े बड़े ज़ख्म, वो मुख्तलिफ हकीमी और रूहानी इलाज में लगी रहती थी. और जब बीमारी बिल्कुल वापस कंट्रोल होती थी फिर आती थी. इतनी जो हमने काविशें की हैं ये अवेयरनेस प्रोग्राम, तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह अब हम काफ़ी जल्दी देखने लगे बीमारियों को और उससे बीमारी की क्योर की चांसेस. तो मैं आज बात करूँगी उसमें पहली बात जो है वही कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है एपिडेमियोलॉजी के, किन लोगों में ब्रेस्ट कैंसर का ख़तरा ज़्यादा है, कौन सी ऐसी गुठली हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, किन की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, और अगर किसी को कोई गुठली हो जाए तो उसको किस तरह वो करना चाहिए, और अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर का पता चल जाए तो उसमें आगे क्या होता है. नेक्स्ट स्लाइड. तो हमें ये पता है कि दुनिया में हर 8वीं औरत ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला है. और अगर आप अपने चारों तरफ देखें, मैं अपने वर्क एनवायरनमेंट में भी देखती हूँ तो मैं इस चीज़ को रियलाइज़ करती हूँ कि हमारे यहाँ भी तकरीबन यही फिगर्स हैं. हर 8वीं औरत को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है. तो ये एक बहुत बड़ा मसला है और ये दुनिया भर में कैंसर की वजह से जो अमवात होती है उसमें सेकेंड लीडिंग कॉज है. पहली कॉज लंग कैंसर है और दूसरी कॉज ब्रेस्ट कैंसर है. लेकिन अच्छी खबर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है इसकी जो डेथ की शरह है वो कम होती जा रही है क्योंकि इतनी कॉमन बीमारी है, इसमें रिसर्च ज़्यादा हो रही है, इसमें इलाज ज़्यादा नहीं करते हैं. नेक्स्ट टाइम. सो अगर हम इसमें देखते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर की मुख्तलिफ स्टेजेस हैं जो मैंने यहाँ थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की है. पहली स्टेज में बिल्कुल हल्का होता है और चौथी स्टेज में पूरी बॉडी में फैल चुका होता है. ज़ाहिर है चौथी स्टेज पे में जो है क्योर के चांसेस नहीं होते, लेकिन तीसरी स्टेज तक हम कैंसर क्योर कर सकते हैं. जैसे मैंने कहा 20 साल पहले मैं ज़्यादातर पाकिस्तान में तीसरी और चौथी स्टेज में कैंसर देखती थी. अब मैं ज़्यादा देखने लगी दूसरी और तीसरी स्टेज में. अभी भी हमें पहली स्टेज की तरफ जाने में वक्त है, जबकि अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड या अमेरिका वगैरह में जाएँ तो वहाँ ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर पहली स्टेज में डायग्नोज हो जाता है. उसकी वजह जो मैं भी आपको बताऊँगी तो समझ आ जाएगा. नेक्स्ट स्लाइड.
सो वो रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? रिस्क फैक्टर, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो ब्रेस्ट कैंसर का है वो एज है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ता है, और इसकी वजह क्योंकि फीमेल हार्मोन्स हैं, जितना लंबे अर्से से एक्सपोजर होता है उतना ज़्यादा। तो मोटापा एक और खतरा है ब्रेस्ट कैंसर का, क्योंकि फैट सेल्स के अंदर फीमेल हार्मोन्स जमा होते हैं। तीसरा, बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग एंड अल्कोहल। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम करती है। और इसी तरह मुख्तलिफ जो हम हार्मोन्स होते हैं, फीमेल हार्मोन्स का एक्स्ट्रा इस्तेमाल जो है उससे ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ रहा होता है। और इसी तरह हेरिडिटी, जब उनकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री हो उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है। सो एक चीज़ जो है वो जेनेटिक फैक्टर होता है, ख़ास जीन्स होते हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं, जो कि BRCA1 और BRCA2 कहलाते हैं। लेकिन ये बहुत कॉमन नहीं है। 5 to 10% ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, यानी कि 100 में से 5 या 10 ब्रेस्ट कैंसर जो होंगे वो BRCA जीन से रिलेटेड होंगे। ज़्यादातर कैंसर जो हैं वो BRCA जीन से रिलेटेड नहीं होते हैं। नेक्स्ट टाइम। अच्छा, तो BRCA1 और 2 म्यूटेशन अगर किसी के अंदर मौजूद है किसी औरत में, तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा पूरी ज़िंदगी में 80 to 90% उसको ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। तो इसलिए अगर किसी का ये जीन पॉजिटिव है तो उनमें हम लोग एहतियातन पहले ही कहते हैं कि आप ब्रेस्ट कैंसर ऑपरेशन करवा लें, जैसे कि जूलिया रॉबर्ट्स ने करवा लिया था, अगर आप लोगों को पता हो। नहीं, एंजेलिना जोली ने अपना करा लिया था। अच्छा, तो और ये कौन लोग होते हैं जिनके अंदर BRCA जीन्स के लिए हमें टेस्ट करना चाहिए, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। बाकी जो ख़वातीन, जैसा मैंने कहा कि जो हार्मोनल ट्रीटमेंट्स हैं जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स अगर बहुत लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल की गई हैं, या कंबाइंड हार्मोनल थेरेपी जो जिसमें कि ईस्ट्रोजन भी शामिल होती है, मेनोपॉज के बाद अक्सर बोन हेल्थ के लिए दे दी जाती हैं। तो अगर कम अरसे के लिए इस्तेमाल किया गया तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर कई सालों तक इन दवाइयों को इस्तेमाल किया जाता रहे तो उसमें फिर ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ ज़रूर होना चाहिए बर्थ कंट्रोल के लिए, लेकिन बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल जो अच्छा नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, फर्स्ट चाइल्ड बर्थ एज 30 के बाद होना। हमारे यहाँ वैसे अमूमन ख़वातीन के बच्चे जल्दी हो जाते हैं, लेकिन अब जैसे जैसे हमारे यहाँ औरतें करियर ओरिएंटेड होती जा रही हैं तो फैमिली स्टार्ट करने की एज जो है लेट हो जा रही है। तो मतलब ठीक है, बहुत अर्ली प्रेगनेंसीज भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन लेट प्रेगनेंसीज आफ्टर एज 30 जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ा रही होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा अरसे तक बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का एक्सपोजर, की जब प्रेगनेंसी होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, तो हार्मोन्स का वो एक्सपोजर नहीं हो रहा होता है, वो आपकी बॉडी को ब्रेस्ट कैंसर से प्रोटेक्ट करता है। इस तरह से ब्रेस्ट फीडिंग भी ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को बढ़ाती है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, सो व्हाट अबाउट द डिफरेंट ब्रेस्ट लम्प्स? अगर हम देखते हैं, देखिए जैसा मैंने कहा कि एज के साथ ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ता है। रेड इज कैंसर, ब्लू इज फाइब्रोएडेनोमा। अगर हम यंगर एज में कोई गुठली देखते हैं जैसे अंडर 20 में 50% ऑफ दोज लम्प्स आर फाइब्रोएडेनोमास। फाइब्रोएडेनोमा होते हैं 50% जो दूसरे बेनाइन कंडीशन होते हैं। जबकि अगर हम देखते हैं 55 प्लस में अगर कोई गुठली आती है 85% ऑफ द टाइम दैट इज ब्रेस्ट कैंसर। तो जैसे मैंने कहा कि एज के साथ रिस्क बढ़ता है। अगर किसी को कोई लंप है, अगर 40 to 55 में हो रहा है, 35% ऑफ द टाइम इट इज़ ब्रेस्ट कैंसर, विच इज़ ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट। अगर यानी कि 100 ख़वातीन अबव द एज ऑफ 40 को ब्रेस्ट लंप है तो उनमें 35 में ये ब्रेस्ट कैंसर होगा। बट अगर उससे हम कम पे जाते जाएँ तो 30 to 39 में 10% में होता है, 20 to 29 में अबाउट 3% में ब्रेस्ट कैंसर, तो रिस्क कम होता रहता है। लेकिन इन चीज़ों के बावजूद जो पाकिस्तान में हम लोग देख रहे हैं, विच इज़ वेरी अलार्मिंग, कि हमारे यहाँ 20s और 30s में भी ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी कॉमन होता जा रहा है। इसलिए अगर कोई गुठली होती है तो ज़रूर डॉक्टर से उसके लिए रुजू कर लेना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये मुख्तलिफ सिम्टम्स हैं ब्रेस्ट के। सबसे कॉमनेस्ट सिम्टम जो है वो तो गुठली है ब्रेस्ट में। फाइब्रोएडेनोमा वाली गुठली जो होती है वो उसमें अमूमन ये होता है कि वो मोबाइल होती है, फ्री मोबाइल होती है, सॉफ्ट होती है, और पीरियड्स के साथ जो है उसका ताल्लुक होता है। जब पीरियड्स करीब आते हैं तो उसका साइज़ बड़ा होता है, जब पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं उसका साइज़ छोटा हो सकता है।
दूसरी चीज़ें जो हैं डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल, स्पेशली अगर ब्लडी डिस्चार्ज आ रहा है निपल में से, अगर एक ब्रेस्ट दूसरे ब्रेस्ट के मुकाबले में ज़्यादा सूज जाता है, या अगर कोई सुर्खी आने लग जाती है ब्रेस्ट में, या एक ब्रेस्ट में दूसरे आदमी आपके लिए वो ख्याल नहीं कर सकता, अपना ख्याल करें, अपने लिए पहले सोचें, ताकि लेकिन आप अपना ख्याल तो नहीं करेंगे, सिर्फ आप ही सफ़र करेंगे, आपके साथ आपकी पूरी फैमिली, ठीक है। आप लोग में से नहीं ये नहीं Thank you.